दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ एग्जांपल्स लगवाए थे और अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगवाऊँगा। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 45 क्वेश्चंस हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आया होगा तो वो फिर से समझ लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ। आपने अभी तक मॉड की वैल्यू में एक ख़ास चीज़ नहीं पढ़ी होगी, वो होती है इसकी ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाते हो मॉड वैल्यू का, मैं कहता हूँ मॉड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी मॉड एक्स का अगर ग्राफ बनाते हो तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। बट स्ट्रेट लाइन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका ओरिजिन से, इस ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। बट इसकी जो ग्राफ होगी वो इधर भी आपका इधर भी फॉर्म होगा, यानी वी शेप बनाएगा, ठीक है। यानी दोनों यहाँ पे ये जो है 0,0 ये होगा आपका ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। मतलब मैंने साइन आपको उल्टा दिखा दिया। कहने का मतलब ये था कि x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप फिज़िक्स में कोई भी वेक्टर एनालिसिस करते हो, यानी वेक्टर के क्वेश्चन लगाते हो, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है वो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है वो डायरेक्शन को शो करेगा। बट अगर मॉड में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो ये मॉड जो है वो बताता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। फिज़िक्स में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन देखो, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, और दूसरा नेगेटिव एक्स की तरफ है। तो मतलब वैल्यू सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इस ग्राफ में ये बात समझाई गई है, ठीक है। अब यहाँ से ही हमें क्या करना है, इस बात को भी समझना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको मॉड दे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी मॉड दे रखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, दोनों की ही वैल्यू एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। अब हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव ले, कौन सी वैल्यू नेगेटिव ले, ठीक है। तो ये बात तय करने के लिए हमें इस कंडीशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, एक इंटरवल। अब इस कंडीशन में क्या इंटरवल दे रखा हुआ है कि ये तो -2 है और +2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू है, ठीक है। और -2 और +2 को इंक्लूड करके रखा गया है। तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1, 0, 1 एंड 2 ऑल्सो, ठीक है। ये 2 ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपको रेंज दिख रही होगी कि माइनस माइनस, ठीक है। यानी अगर मैंने दोनों माइनस वैल्यू अगर रखनी है तो इसको माइनस और इसको माइनस कर दें तो हमारा एक रेंज बन जाएगा, ठीक है।
बात समझ में आया। दूसरा कि अगर मैंने -1 से 1 के बीच की एक रेंज रखी, यानी एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 1 से 2 यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी दो वैल्यू लेके रखी, तो यहाँ से हमने पॉजिटिव और इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया। तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा कि पहले तो हमें नेगेटिव लेना है, फिर हमें नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, फिर हमें पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है। अब आप कहोगे कि मैंने ज़ीरो क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ज़ीरो जब आप लेते हो तो वहाँ पे इंटरवल बनता है 2, -2 से 0, और फिर उसके बाद 0 से आपका सीधा और सीधा 2 बन जाएगा। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए कि ये मॉड की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया और इसका कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, बात समझ में आई। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है आपको, तो इसको हम लोग को केवल और केवल रीडिफाइन करके लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो अब देखो इस f(x) की वैल्यू किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो हमने जाना कि हमें सबसे पहले नेगेटिव और नेगेटिव लेना है, क्योंकि हमारा इंटरवल -2 से -1 के बीच में बनने जा रहा है। ठीक है, तो हमने इंटरवल को ले लिया। क्या लिया भाई, माइनस जब लेते हैं, इसको मैंने माइनस लिया तो ये -x और +1 हो जाएगा, और इसको अगर मैंने माइनस लिया तो ये -1 और -x हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटरवल बताओ कहाँ पे है, ये -2 से -1 के बीच में होगा, यानी x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको तो आप इंक्लूड करोगे और -2 से बड़ी वैल्यू x की लोगे। ठीक है, और -1 को आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही आप -1 को इस वाली रेंज के लिए लोगे तो ये क्या बनाएगा, -1 कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू देगा -2x, और -1 जैसे ही आपने लिया तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी +2, यानी आपका जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। +2 तो दूसरे रेंज में चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन बनेगी, कुछ इस तरीके की डायरेक्शन बनेगी। अब की मैंने क्या कहा कि इसको नेगेटिव लो, इसको पॉजिटिव लो। तो हमने इसको जब नेगेटिव लिया तो x -x+1 बना, और इसको जब पॉजिटिव लोगे तो +1 +x बनेगा। अब हमारा रेंज कहाँ पे जाएगा, -1 क्यों लिया, अब -1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम -1 को इंक्लूड करेंगे, लेकिन +1 को इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, इस रेंज में +1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस टोटल की वैल्यू आएगी, क्योंकि x से x कट जाएगा और वैल्यू देगा 2। बात समझे। फिर उसके बाद हमें पॉजिटिव और पॉजिटिव लेना है, तो x -1 +1 +x, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, +1 तो हमें लेना है, यानी x की वैल्यू अब पॉजिटिव आगे बढ़नी है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ
+2 भी हम लोग इंक्लूड यहाँ पे करेंगे। ये क्यों करेंगे? अब देखो, ये इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है कि x जो है वो 2 को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा हुआ है। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ पे इंक्लूड, अगर मान लो हमारे पास कंडीशन ये दे रखी होती -2x और 2, तो हम लोग इसको और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तब आपका ये इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है, तब आपका इक्वेशन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक, अब बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपका जो फंक्शन f(x) हो जाएगा वो क्या बन के आएगा, यानी आपने जो फंक्शन को रीडिफाइन किया है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले में आएगी -2x, दूसरे में आएगा 2 और तीसरे में आएगा +2x, ठीक है। तो -2 इंक्लूडेड और लेस देन x, x is less than -1 but not included here, -1 included by x and x is greater than -1 but less than +1 not included, +1 is included here but also 2 is included according to our condition, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या बताया गया था? क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो ना? हमें कुल मिलाकर के वैल्यू जो है इसकी, अगर मान के चलो तो इसकी वैल्यू कुछ इधर से चलेगी क्योंकि ये x-1 है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू जो भी देगा, मान लो कि यहाँ पे मैंने रखा 2 -1, ठीक है, तो अगर मैं ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये आएगा -1, आएगा कि नहीं आएगा? तो -1 यानी ओरिजिन से तो नहीं चलेगा, यहाँ से चलेगा। दूसरी जो लाइन आएगी इस वाले के लिए, इस वाले के लिए अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा -2, ये कुछ इधर से चलेगा और ये -2 -3 जो है वो कुछ और आगे से होकर के चलेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि y की वैल्यू क्या हो जा रही है, लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है, लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि मैंने केवल 2 रखा था तो वैल्यू हमें माइनस में आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर ना समझ में आई हो तो थोड़ा सा आप लोग गौर करना, थोड़ा सा फिर से देखने की कोशिश करना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर से बताना, तो मैं और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू 1/√। देखो यहाँ पे ये जो दिया है वो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इससे आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको अगर सॉल्व करना है तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखो, क्या कि जो ये अंडर रूट दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² प्लस माइनस है माइनस और -6। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से आपने ध्यान रखी होगी, अगर मैंने जो बताया था, तो यहाँ पे क्या होता है 3 और 2 होता है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है और यहाँ पे भी अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बट जो हमारी x की वैल्यू क्या आएंगी, वो क्या आएगी, ये पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। अब एक बात समझना कि fx 1/√, दिस वन जो भी लिखा है ना, इसकी इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी। देखो ज़ीरो तो नहीं हो सकती है, ठीक है, ज़ीरो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। तो ज़ीरो नहीं लेंगे तो क्या ज़ीरो से बड़ी तो वैल्यू होगी सारी। पॉजिटिव में ज़ीरो से सभी वैल्यू बड़ी होंगी, ठीक है, किससे, ज़ीरो से होंगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बताओ कि ये जो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -3 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा वो आएगा +2। ये कुछ इस तरीके से साइन बनेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो होगा वो हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी वो या तो x के बराबर होगी या तो लेस देन होगी x से, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वीडियो को देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो बताया जा रहा है कि क्या है, कि यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -3 और +2 ये दो वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पे इन्होंने साइन चेंज किया है। क्यों साइन चेंज किया है, क्योंकि -2 यानी वैल्यू अब क्या होगी, नेगेटिव हो गई, और इसकी वैल्यू जो होगी यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x उसकी वैल्यू -2 से छोटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू इसका मतलब -2 से छोटी लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू अगर यहाँ पे ज़्यादा दे दी गई है, ठीक है, -2 की वैल्यू ज़्यादा बोली गई है, और जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ से तो हम लोग -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन x की वैल्यू -2 से छोटी है तो -3 होगी, -4 होगी, -5 होगी, ये कहाँ तक चलेगा, ∞ तक। तो हमारा पहला जो वैल्यू आया वो -2 और ∞ के बीच का एक रेंज आया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो आएगा वो यहाँ से आएगा। वो क्या हुआ कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए यहाँ पे, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से बराबर होगा या फिर x से छोटा होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी और 4 को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो 4 से कितना बढ़ेंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक बढ़ेंगे, 4 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक बढ़ेंगे। तो 4 को इंक्लूड भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, और इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे तो x की सभी वैल्यूज़ डोमेन कहलाएंगी इस प्रॉपर फंक्शन की,
ठीक है। तो x की सभी वैल्यूज़ कौन कौन सी है, -∞ टू -2, यूनियन, इंक्लूडेड 4, नॉट इंक्लूडेड इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू कंप्लीट होता है। बात क्लियर हुई? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है कि बताओ कि डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x माइनस मॉड x। अब यहाँ पे आप अभी मैंने बताया था कि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दो होती है। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि a रियल नंबर होगा, b रियल नंबर की पॉजिटिव वैल्यूज ही केवल होंगी, या रियल नंबर की नेगेटिव वैल्यूज ही होंगी। तो यार एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये फंक्शन बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है। तो देखो भैया, अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि 1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने मान लो यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 पर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब यहाँ से भी इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ से भी इनफाइनाइट आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट ही आ रही है मैक्सिमम जगह से। और दूसरी चीज़, यहाँ से आपको ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी मैंने बताया कि मॉड की वैल्यू क्या है, 2 होती हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जरा समझना। अगर x की वैल्यू अगर हमने नेगेटिव ले ली, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x। वहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी 0 से छोटी होगी सारी वैल्यूज़। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव ली, तो ये क्या बनाएगा 0, जो कि इनफाइनाइट होगा। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने बड़ी ले रखी हुई है। ठीक। तो यहाँ पे जितने भी रियल वैल्यू लोगे, ना a सेटिस्फाई करेगा, ना b सेटिस्फाई करेगा, ना c सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या हमें पता चल गया कि ये जो है फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है। या फिर ये बात भी समझ सकते हो कि यहाँ पे एक चीज़ बनेगा 0 - 0, और 0 - 0 क्या होता है तुम लोग लिख देते हो 0, लेकिन ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है। तो ये बात से भी तुम समझ सकते हो कि अगर x की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 रख दें, तो ये वैल्यू क्या बना देगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट टर्म हम लोग लेंगे नहीं अभी, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, तो इसका मतलब हमारा ऑल वैल्यूज़ ऑफ आर एक्सक्लूडिंग 0, ये हमारा होगा डोमेन। क्या होगा डोमेन हमारा, ये हमारा डोमेन होगा। ठीक है। यानी 0 को छोड़ करके जितनी भी रियल वैल्यू हैं सभी हमारे डोमेन कहलाएंगे। ठीक है। अगर कभी पूछ लिया आपसे तो क्यों, अब इसके बारे में क्या है, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म देता है। ठीक है। और दूसरे अगर लैंग्वेज में समझना है अगर आपको, तो एक बात हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, y = 1/√x
√2x ये है। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ इंटू वाई। तो ये बताइए, ये जो है x की पावर कितनी है? 2x की पावर 1/2 है और y इसका 2 टाइम्स है कि नहीं है? अगर y स्क्वायर टर्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर टर्म अगर हम लोग कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये एक पैराबोला बनाएगा, पैराबोलिक शेप बनाएगा, ठीक है। क्योंकि पैराबोलिक शेप में ये कंडीशन होती है कि दो अचर राशियों में यानी 2 वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल में स्क्वायर टर्म होना जरूरी, ठीक है। हाँ, समझ में आया? तो ये एक पैराबोला बनाएगा। तो पैराबोला जब बना रहा है तो वहाँ पे आपकी वैल्यू 0 नहीं ली जा सकती, नहीं तो वो हाइपरबोला की तरफ भी टेंस हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। तो जल्दी जल्दी सवाल लगाते हैं थोड़ा सा। अब देखो, इस तरीके के सवालों को बहुत मतलब आप आँख मूंद करके भी लगा सकते हो। देखो f(x) लिखा हुआ है तो x³ माइनस 1/x³ तो बन गया, ठीक है। और 1/x लिखा है तो x की जगह 1/x पुट कर दो और बीच में लगा हुआ है पॉजिटिव, तो 1/x³ माइनस 1/x³ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट कर बना देगा x³ माइनस 1/x³ प्लस 1/x³ माइनस x³ इक्वल्स टू 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसी को आपको पलट करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ए एंड बी एनी 2 सेट्स, 2 सेट हैं जिनमें यानी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं q, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ p। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमेशा ध्यान रखना p की पावर q बने। क्या बनेंगे? p की पावर q, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। लेट f and g be 2 functions given by this, then domain of f plus g। इसको समझाने के लिए एक चीज़ आप समझो, कुछ नया होगा आपके लिए। हाँ, डोमेन ऑफ सम f प्लस जी या फिर f माइनस जी का डिफरेंस है दिया हुआ है, उसका डोमेन निकालना है या फिर प्रोडक्ट का डोमेन निकालना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करनी चाहिए, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी में। यानी डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का जो इंटरसेक्शन वैल्यू होगा वो होगी एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये आपके लिए एक नया चीज़ हुआ। तो इस पर बेस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं f का डोमेन निकालूँ, डोमेन इनको मैंने लिख दिया df, तो यहाँ से आ जाएगा, हमें पता है कि 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और डोमेन ऑफ जी की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो ये आ जाएगा 2, 7, 8, 10 और 11। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो।
अब डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी कितना होगा भाई? 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 8 मिल रहा है तो 8 हो गया, यहाँ से 10 मिल रहा है तो ये 10 हो गया। तो आपका यही तो हो गया आपका डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, यही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 8 एंड 10। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको अगर कहा गया डिफरेंस का डोमेन निकालो तब भी आप निकाल सकते हो, अगर आपसे प्रोडक्ट का कहा गया तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है यहाँ पे कि अगर रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो रोस्टर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, या एरो डायग्राम के फॉर्म में। एरो डायग्राम क्या है? इस तरीके से बनाते हैं, जो इस तरीके से भी रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो इज इक्वल टू क्यू, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पी क्रॉस क्यू हो जाता है, यानी पी इंटू क्यू। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सेट ए टू बी में पूछा जाए पॉसिबल सेट्स, तो ये 2 की पावर पी इंटू क्यू, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार में बना देता हूँ, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। P अगर दिया हुआ है, ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, P इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए यहाँ पे शायद ख़त्म हो चुके हैं सारे एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल ख़त्म हो गए, अब क्वेश्चन के सवाल आ गए। इफ़ P इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन 3, जहाँ पे x क्या है? नेचुरल नंबर है। Q इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 2, x होल नंबर है। तो फाइंड P यूनियन Q। तो सबसे पहले तो हमें P की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और Q की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। भैया है सेट क्या? हम डायरेक्ट देख करके बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर्स बताने हैं। भैया W का मतलब क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। चलो पहले उससे पहले P और Q तो पता कर लें। तो ये क्या होगा? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 और 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 3 से छोटा होना चाहिए x की वैल्यू, तो 1 और 2 हो जाएगा। x की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन 2 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग कहेंगे 0, 1 और 2 भी लेंगे क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है। चलो अब P Q का तो क्रॉस नहीं निकालना है, P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q का क्रॉस निकालना है, तो P यूनियन Q का मतलब क्या होगा? 0, 1, 2। यूनियन का मतलब क्या होता है? सभी एलिमेंट्स को ले लो। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कि आप केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लो जो P और Q में कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 1 एंड 2 है। अब इतना सा बच गया कि P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q आपको निकालना है। तो इसका एक एलिमेंट उठाओ, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 0, 1, 0, 2, बीच में कॉमा, फिर कॉमा, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो ये आपका एक सेट बन गया। ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन गया। ठीक है, ये किसका सेट बना? ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन एक ही साथ लिखा गया है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो इस x सच दैट x बिलोंग्स टू w। w का मतलब अभी मैंने बताया क्या है, होल नंबर। b x सच दैट x नेचुरल नंबर। अच्छा भैया a की वैल्यू पहले निकालो। a की वैल्यू क्या होगी, x छोटा यानी 2, यानी अभी मैंने निकाला था 0 1। अच्छा यहाँ पे 2 इंक्लूड करोगे तो बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अब यहाँ पे x नेचुरल नंबर है और 1 इंक्लूड नहीं करना है, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो भैया 1 इंक्लूड नहीं करना है, तो हम 2 तो कर सकते हैं, 3 तो कर सकते हैं, 4 तो कर सकते हैं, लेकिन 5 नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल्स टू नहीं दे रखा हुआ है। c की वैल्यू तो 3 5 दे रखी हुई है, तो b इंटरसेक्शन c हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c दिया हुआ है। तो ये भैया क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि 3 हमें दिख रहा है कॉमन, केवल ना 2 दिख रहा है ना 4 दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। इसका जब ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाएंगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 0 3 बनेगा और 1 3 बनेगा। बोलो, तो यहाँ तक आप कोई दिक्कत? 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ये था, ठीक। अब क्या है कि A क्रॉस B यूनियन C निकालना है, तो B यूनियन C इसका सेट बनाओ भाई। B यूनियन C क्या हो जाएगा, देखो अब क्वेश्चन में देख करके आपको 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन में देख करके बताओगे। भैया 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यूनियन दिया हुआ है तो सभी वैल्यूज़ को लेना पड़ेगा। 2 हाँ लेंगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लेंगे। क्यों, सी में है ना 5, अरे बी में नहीं है तो क्या हुआ, सी में तो है और यूनियन ले रहे हो। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इसके ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 1 एंड 2 और 0 भी, तो यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका जो बना था वो था 0 एंड 1, यही बने थे। तो भैया 0 2 ले लिया, 0 3 ले लिया, 0 4 ले लिया, 0 5 ले लिया। आप बोलोगे हाँ ले लिया भाई। फिर 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 4 ले लिया, 1 5 ले लिया। आप बोलोगे बहुत अच्छा। अब ब्रैकेट बंद कर दो, हमारा आंसर तो सामने ही दिख रहा है। बात समझ में आई? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। भाई जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड ए एंड बी। तो एग्जाम्पल में ही मैंने बताया था कि अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें समझ लो कि x1 y1 अगर बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है और x2 y2 के बराबर दे रखा होगा, तो x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को हमको ध्यान में रखते हुए सवाल करना है। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 8, a माइनस बी इक्वल्स टू 3, इनको जोड़ दो तो क्या आएगा, 3a इक्वल्स टू 11, क्योंकि b से b कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 11/3। a की वैल्यू अगर 11/3 आ गई तो आप इसमें रख दो, तो 11/3 माइनस 3 बराबर b, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है कभी भी तो इसको आप जल्दी कैसे करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे था 11/3, छोटा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो ये देखो, आप अपने दिमाग में सोच लो कि ये 3 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, 11/3 माइनस 9/3। ठीक है, दिमाग में आप ध्यान रखो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 11 में से 9 गया, कितना बचा, 2, 2/3 आंसर। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको केवल इमेज बना लेनी है 3 की कि ये 9/3 हो गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 3 ना होता, यहाँ पे होता 2 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते, आप बोलते ये 6/2 लिखा हुआ है, तो अब आंसर क्या आता, 5/2 आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इमेज बनाना भी सीखना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप कर सको। जैसे लिखा हुआ है कि a/4 क्वेश्चन नंबर 2, ये 0 के बराबर है, तो a की वैल्यू ही 0 आ गई। तो यहाँ से आपको देखने को ही मिल रहा है कि -2b की वैल्यू हो जाएगी 6 + b, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से क्या आ जाएगा कि -3b = 6b की वैल्यू हो जाएगी -2। ये आपका आंसर हो गया, ए और बी की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ए की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 दी गई है तो एस इस प्रकार का सेट है कि x, y यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, और x जो है वो ए के एलिमेंट्स हैं और y भी ए के एलिमेंट्स हैं। तो मतलब ए एक सेट दे रखा हुआ है, उससे एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो आप क्या करोगे कि देखो, घंटा भर आप बनाओ कि ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम, फिर हम सवाल करेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते रह जाओगे। कैसे, एक बार बोलोगे 1 1 बनेगा, फिर बोलोगे 1 2 बनेगा, फिर बोलोगे 1 3 बनेगा, फिर बोलोगे 1 4 बनेगा, फिर बोलोगे 1 5 बनेगा, फिर इसी तरीके से 2 लोगे तो 2 1। तो इस तरीके से आप लास्ट तक बनाओगे 5, 5। फिर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा करके अपने ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करोगे। तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब क्लास 11th में हैं। तो भैया एक बात बताओ, अगर x भी a का एलिमेंट है, y भी a का एलिमेंट है, तो हमें कंडीशन ये फुलफ़िल करनी है। ठीक है, यानी x और y के मान हमें पता करने हैं। तो 5 कब आएगा, 5 इन्हीं पेयर से मिल करके हमें बनाना है। तो बताओ 1 और 2 रखेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। 2 3 रखेंगे तो आएगा, बोलोगे हाँ आएगा भैया। तो ये 2 और 3 एक तो ऑर्डर पेयर बन गए। तो s की वैल्यू हमारे पास एक तो वैल्यू मिल गई भैया। अरे आप तो बड़े इंटेलिजेंट निकल गए। s की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3 आ गई। अच्छा, आपने कहा कि 3 4 रख दें, नहीं ना, बनेगा नहीं। ओ, फिर आपने कहा कि 4 5 रख दें, ना 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 ना, नहीं बनेगा। हाँ, 0 होता तो 0 5 रख देते। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि 2 3 रखने पर बन रहा है और 3 2 रखने पर भी बन रहा है। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे देखो, x की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। 2 रखने पर आपको y की वैल्यू 3 मिल रही है, और x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 2 मिल रही है। तो ये आपका पहला कंडीशन था। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन पे आओ। ये कहता है कि 5 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो 1 2 से आपको नहीं मिला था, 1 3 से 4 मिला था, 1 4 से 5 मिला था, तो 1 5। जब आप दूसरी कंडीशन को पता करते हो तो आपको मिलता है कि s की वैल्यू तो पहला 1 5 पे सेटिस्फाई करती है, 1 5 पे सेटिस्फाई कर रही है। तो आप बोलोगे
ठीक है, एक 5 पे सेटिस्फाई कर रही है। फिर आप 2 पे जाओगे, फिर बोलोगे 2 1 पे नहीं कर रही, 2 2 पे नहीं कर रही, 2 3 पे, तो बराबर हो जा रही। अच्छा एक बात बताओ ये, अच्छा एक 5 पे तो बड़ी हो जा रही ना। ओ, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मॉल होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से छोटी कहाँ कहाँ पे दिख रही, 1 2 पे दिख रही। एक मैं ये वाली कंडीशन पे पहुँच गया, अरे यार, ठीक है। तो 1 2 पे दिख रही, 1 3 पे दिख रही, अच्छा 1 1 पर भी दिख रही है, 1 4 पे भी दिख रही, नहीं दिख रही, ना 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 ना, 1 4 पे ना दिख रही। ठीक है, अब 2 1 पे दिख रही, 2 1 पे दिख रही, 2 2 पे दिख रही। अगर 2 2 पे आ गया तो 3 पर तो जाना ही नहीं अब, क्योंकि अब तो बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। तो 3 1 पे दिख रही, अब 3 2 पे ना जाना, अब बड़ी वैल्यू ना ले लेना, क्योंकि 5 से थोड़ी से ही करीब आ गए हम लोग। 4 1 5 तो नहीं हो सकता, 5 1 6 नहीं हो सकता। तो आपको देखने को क्या मिला, एक बात देखो, 1 2 लिया, 1 3 लिया, और 1 1 लिया। तो इसी का रिवर्स कंडीशन मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1 1, ठीक है 1 1 हो गया, 1 2 2 1 हो गया, 1 3 3 1 हो गया, और एक एक्स्ट्रा आया 2 2। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अगला तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में देखो, तीसरे पार्ट में बोला है कि ये 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो तीसरे पार्ट में 8 से बड़ा वैल्यू कहाँ देगा, 1 2 देगा नहीं देगा, 1 3 देगा नहीं देगा, 1 4 देगा नहीं देगा, 1 5 देगा नहीं देगा, एक के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, जो कि 8। तो 8 लाने की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 5 9, 4 वाला। अच्छा क्या 3 से आ सकता है क्या, 3 5 8 हो जाता है, तो इससे छोटी वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो 3 तक हम लोग नहीं लेंगे, इसीलिए मैंने 1 2 को भी नहीं लिया था। ठीक है, डायरेक्ट मैंने 4 5 को देखा। ठीक, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 4 हो जाएगा अगला नंबर। तो ये आपका सेट हो गया, मतलब आपको देख करके ही आंसर निकालने का आदत बन जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 7 8 9 एक साथ लिख दिया है मैंने। तो देखो इसी टर्म पर आधारित है, क्या है कि x और y एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, जहाँ पे x और y होल नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 25। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 25 दे दे, तो आप बोलोगे 5 होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे बताओ होल नंबर है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो इन दोनों को लेंगे, बोलो। इसी तरीके से अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5, होगी कि नहीं होगी। तो अगर इससे मैं निकालूं, तो आपको यहाँ से क्या क्या पेयर मिलेंगे, 0 5 और 0 -5, और यहाँ से क्या क्या मिलेंगे, 5 0 -5 0। तो अब आप यहाँ से देख करके बता सकते हो कि रेंज और डोमेन क्या होगा आर का। तो आप बताओगे आर जो होगा, आर का जो डी होगा यानी डोमेन होगा, वो क्या होगा, 0 ±5, और रेंज क्या हो जाएगा, 5 -5 0। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां, फाई की वैल्यू, अगर इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा,
y की वैल्यू अगर x कॉमा वाई इस तरीके से है कि y इक्वल्स टू 2x+7 है और x की वैल्यूज़ क्या है -5 और 5 के बीच में लाई कर रही हैं, जबकि -5 और 5 को भी इंक्लूड किया गया है। तो डोमेन और रेंज आप लोग बता ले जाओगे, अब तो बता ले जाओगे ना भैया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 -4 -3 -2 -1 0। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है वहाँ पे। x की वैल्यूज ही तो डोमेन कहलाती है। तो डोमेन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे डोमेन हो जाएगा हमारा बिग ब्रैकेट -5 कॉमा बिग ब्रैकेट, यानी -5 और 5 +5 को हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे और ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या आ जाएगा, -5 एक बार रखोगे, जैसे ही -5 रखते हो तो रेंज क्या आती है, तो देखो -5 रखोगे तो -10 यानी -3। ठीक है, अब इसको देखो, आपको सॉल्व करना है तो आपका एक मैं बताता हूँ ईजीएस्ट वे। ठीक है, आपने कहा कि x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है -5, 5 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये x नहीं है, ये 2x है। तो मैंने कहा ये 2x ले लो, तो ये बिलोंग करने लगेगा -10 +10 के बीच में। ठीक है, इंक्लूड इसलिए बिग ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमें -5 और +5 को इंक्लूड करना है। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 7 और जोड़ना है, तो 2x+7 इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये तो हमें y की वैल्यू दे देगा जो कि रेंज होती है। ठीक है, तो ये बिलोंग किस में करने लगेगा, देखो 2x की वैल्यू -10 है और 7 और जोड़ दो तो -3 और इधर 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेंज, और ये क्या हो जाएगा आपका डोमेन। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ईजीएस्ट वे। इसी तरीके से आपका बनता है ये वाला क्वेश्चन, आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है सेम, इसको आप लोग लगाओगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी है, आप लोग लगाना, अगर ना आए तो आप पूछ सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो इज़ द गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो मैंने बताया था कि फंक्शन होने से का मतलब ये होता है कि एक्स की जो वैल्यू है उसका इमेज वाई में होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 3 का एक 9 इमेज बन रहा है और 3 का 11 इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है क्योंकि 1 का इमेज 1 बनेगा, 2 का इमेज 2 बनेगा क्योंकि x इक्वल्स टू x है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों ही सेम है। ठीक, n इक्वल्स टू 1/n, तो 1 1 बनाएगा, 2 हाफ बनाएगा, तो कोई भी इमेज दोबारा से रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिक इमेज है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो t इक्वल्स टू x,3, x इज़ अ रियल नंबर। अच्छा, यहाँ से देखो x ये कांस्टेंट वैल्यू कर दिया गया है, तो 1 रखोगे तो भी 3 पे बनेगा, 2 रखोगे तो भी 3 पे जाएगा, 3 रखोगे तो भी 3 पे जाएगा। तो हर एक वैल्यू की अपनी अपनी यूनिक इमेज है और किसी भी यानी 1 की यहाँ पे कोई दूसरी इमेज नहीं है जैसा कि पहले वाले में था, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान, ये क्वेश्चन कहीं पे भी आए तो आप लोग डरना नहीं, बस उठाना पेन
और देखना क्या दिया हुआ है, F3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे fx कितना दिया हुआ है, fx की वैल्यू दे रखी हुई है x² प्लस 7 ये दे रखी हुई है, जबकि आपसे पूछा है F3 की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो और 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 16। ठीक है। और g-5, जी की वैल्यू दे रखी हुई है 3x प्लस 5। तो g-5 कितना आ जाएगा, -15 प्लस 5 यानी -10। तो F3 प्लस g-5 करोगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 10, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ रखनी है और इसको पुट करना है और आंसर निकाल लोगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये निकाल लोगे। अब इसमें देखो क्या करना है, हाफ अगर निकालना है तो इसमें रखो F½ यानी 1/4 प्लस 7। अभी मैंने कहा कि ये इसको क्या बना लोगे 28/4, 1/4 प्लस 28/4 कितना आ जाएगा 29/4। G14 का मतलब यहाँ पे रखो 14 3 जा 42, 42 प्लस 5 47, तो ये आ जाएगा 47। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई इंटू 47। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा भाई। ठीक है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन पे देखो। अच्छा देखो, इसको मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग खुद करना घर पे। FT का मतलब क्या हुआ कि FT का मतलब हो गया T² प्लस 7। F5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 5 वैल्यू रखो, 5 वैल्यू रखने पर कितना आ जाएगा 25 प्लस 7 32। और T-5 इसको आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो T² प्लस 7 माइनस 32 अपॉन T-5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -25 T-5। जब इससे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे केवल बचेगा T+5। यहाँ पे केवल क्या बचता है T+5। ठीक है। ये कैसे हुआ, T² माइनस 25 का मतलब हो गया T+5 T-5, और T-5 यहाँ पे था, T-5 से हमने T-5 को काट दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि f एंड g बी रियल फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1 gx इक्वल्स टू 4x माइनस 7 फॉर वॉट रियल नंबर x fx इक्वल्स टू gx। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको क्या करना होता है, जो कंडीशन दे रखी होती है उसी को उस क्वेश्चन में उठा करके पुट कर दो। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे fx इक्वल्स टू gx दिया हुआ है, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 7। तो आप x को एक तरफ और करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और दूसरी कंडीशन जो दे रखी हुई है कि fx जो है gx से बड़ा होना चाहिए। तो fx gx जब तक x की वैल्यू 4 है, ठीक है, एक कॉमन सेंस से आप लोग लगा सकते हो कि x की वैल्यू जब तक 4 है तब तक तो fx gx के बराबर होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, इसका एक रूल होता है, ये देखो, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। x अगर रियल फंक्शन में डिफाइन है, g और f
सच दैट एक्स रियल फंक्शन में डिफाइन है, जी सच दैट एक्स रियल फंक्शन में डिफाइन है, एक्स रियल फंक्शन को बिलोंग करता हुआ है, एफ प्लस जी। इसका एक अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो एक्स रियल फंक्शन में तभी डिफाइन करेगा जब एफ प्लस जी एक्स जो होगा वो सेपरेट, इनका जो सम होगा वो इक्वल टू के बराबर होगा। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस सेपरेट इक्वल टू होगा, और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल बराबर होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, तो अगर एफ जी कर रहे हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी अलग अलग भी इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वही एफ जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये और ये। तो ये आसान है, तो इसको आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या निकालना है, एफ प्लस जी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर हम लोग निकाल लें तो वही आंसर होगा। तो भैया 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया। यही आपको करना था। एफ माइनस जी, एफ माइनस जी करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस में। अच्छा मैं कर देता हूँ फिर भी, 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तो आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एफ जी आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर। तो आप डिवाइड वाला खुद करोगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एफ एक्स अपॉन जी एक्स यानी 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड डिटरमाइन देयर रेंज। यहाँ पे हमें रेंज पता करना है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 1 और माइनस 1 0, ये हमारे डोमेन दे रखे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा कंडीशन दे रखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए। तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो -1 रखता हूँ अगर मैं, तो -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 अगर रखता हूँ तो 0 रखता हूँ तो 1। 3 अगर रख दिया मैंने, 3 का क्यूब कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 27। 27 प्लस 28। अगर मैंने 9 रखा तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 और 730। एक जोड़ना है ना, एक बढ़ा देना है। 7 का क्यूब करता हूँ तो 343 और एक बढ़ा देंगे तो 344। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 जी एक्स आर इक्वल। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कर दो बस, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 3 प्लस एक्स।
3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3 4 12, 12 के ऐसे फैक्टर निकालो, 4 और 3, यहाँ पे माइनस, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी। अब तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ से 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, चलो यहाँ पे मैं 3x माइनस 4 और प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -1 भी होगी और 4/3 भी होगी। ठीक है, तो ये आपका था आज के, कम से कम मैंने 15 और 3-4 एग्ज़ाम्पल भी लगवाए हैं, तो 18 क्वेश्चन करीब करीब हो गए आपके। और यहाँ तक का एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन बाकी हैं, MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप बाकी है। जो बाकी होंगे वो मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी वीडियो में करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को 15 क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में भी नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो बड़े होंगे, अब तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें तो और ज़्यादा आपको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।